लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में हमारा जो चैप्टर थर्ड चल रहा था साइज़ रिडक्शन का, उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, बॉल मिल और हैमर मिल के बारे में। और अभी इसके दो टॉपिक्स और बचे हुए हैं, एक तो फ्लूइड एनर्जी मिल और दूसरा डिसइंटीग्रेटर। ठीक है, तो फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में आज बात करेंगे, इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखेंगे और फिर इसी तरह डिसइंटीग्रेटर के बारे में, और यहाँ से हमारा चैप्टर ये वाला क्लोज हो जाएगा। तो जो फ्लूइड एनर्जी मिल है वो भी इम्पैक्ट और एट्रिशन के सिद्धांत पे काम करती है, जैसे हमारी बॉल मिल कर रही थी। इम्पैक्ट में आपका जो पाउडर है वो अपनी जगह पे रहता है और एक ब्लेड होती है, हैमर या फिर जो भी चीज़ें लगी होती हैं साइज रिड्यूस के लिए, जो इक्विपमेंट होता है, हैमर होता है, ब्लेड होती है, शार्प ब्लेड होती है, वो मूव करती हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट आपका अपनी जगह स्टेबल रहेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका मूव करके मटेरियल का साइज़ को, मटेरियल के साइज़ का ब्रेक डाउन करेगा। और एट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जब दोनों पार्टिकल आपस में रब किए जाते हैं, घिसे जाते हैं, तो उनके बीच में एट्रिशन कॉज होता है, घर्षण लगता है, जिससे कि फ्लूइड एनर्जी मिल आपकी जिस सिद्धांत पे काम करती है, इम्पैक्ट और एट्रिशन के। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये एक पाइप से कंसिस्ट होता है जिसका डायामीटर 20 से 200 नैनोमीटर होता है। और इसमें कुछ नोज़ल्स लगे होते हैं, नोज़ल्स फिट होते हैं बॉटम में पाइप के, जनरली 2 से 6 ग्राइंडिंग नोज़ल्स फिट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें एक कंप्रेस्ड एयर का इनलेट लगा होता है जिसमें एयर को कंप्रेस करके अंदर एंटर कराया जाता है। और एक फीड इनलेट के लिए, फीड को इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक इनलेट लगा होता है, और एक आउटलेट लगा होता है जिससे फ्लूइड और फाइन पार्टिकल्स आपके जो हैं वो बाहर चले जाते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग में क्या है कि सबसे पहले आप एयर को हाई प्रेशर के साथ नोजल्स के थ्रू इंट्रोड्यूस कराओगे, कंप्रेस्ड एयर को, जो आपके बॉटम में या इस मशीन के नीचे जो नोज़ल्स फिट हैं उनके थ्रू आप कंप्रेस्ड एयर को इंट्रोड्यूस कराओगे। नोज़ल्स का मतलब थोड़े छिद्र जैसे फिट होते हैं, उनके थ्रू आपकी कंप्रेस्ड एयर जाएगी। कंप्रेस्ड एयर जैसे ही जाएगी वो हाई सर्कुलेशन के साथ वो अंदर जाएगी, हाई वेलोसिटी के साथ बहुत ही तेज़ स्पीड में अंदर जाएगी और टर्बुलेंस कॉज करेगी, टर्बुलेंस प्रोड्यूस करेगी। पार्टिकल्स हमारे जो अंदर है या जो सॉलिड अंदर प्रेजेंट है वो हाई डिग्री से टर्बुलेट होने लगेगा। टर्बुलेंस का मतलब है मूव होने लगेगा चारों तरफ। ठीक है, जब वो चारों तरफ मूव होगा तो इम्पैक्ट भी कॉज होगा और एट्रिशन भी कॉज होगा। ठीक है, आपस में पार्टिकल्स घिसेंगे, उनके बीच में एट्रिशन कॉज होगा। ठीक, उसके बाद जब ये इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों मैकेनिज़्म काम करेंगी तो आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा और एक क्लासीफायर या एक कह सकते हो चलनी जैसा इसके अंदर लगा होता है, क्लासीफायर लगा होता है, जो कि बहुत ही फाइन साइज़ के पार्टिकल को कलेक्ट कर लेगा और जो थोड़े से बड़े पार्टिकल हैं, ग्रेटी पार्टिकल हैं, उनको बाहर रहने देगा। ठीक है, लार्जर पार्टिकल जो हैं वो आपके फर्दर रिडक्शन के लिए बैक हो जाएंगे और एयर स्ट्रीम से जो रिडक्शन हो रहा है, कंप्रेस्ड एयर से जो रिडक्शन हो रहा है, उनसे हमारा रिडक्शन अगेन होने लगेगा और जो एकदम फाइन साइज़ के पार्टिकल है उनको हम एज अ प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेंगे। तो बहुत डिफ़िकल्ट ये भी नहीं है। इसमें सबसे पहले आपने एयर को इंट्रोड्यूस कराया हाई प्रेशर के थ्रू, हाई वेलोसिटी की एयर को नोजल्स के थ्रू, छेद के थ्रू आपने इंट्रोड्यूस कराया और मटेरियल आपका ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट था। जैसे ही एयर अंदर गई, मटेरियल आपका टर्बुलेट होने लगा, हवा में उड़ने लगा और उनके बीच में इम्पैक्ट और एट्रिशन कॉज होने लगा। जब ये दोनों मैकेनिज्म कॉज होंगी तो वहाँ पे साइज रिडक्शन शुरू हो जाएगा, पार्टिकल्स स्मॉलर साइज़ में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक क्लासीफायर लगा होता है। क्लासीफायर का मतलब होता है कि बड़े पार्टिकल को बाहर रखना और छोटे छोटे पार्टिकल्स को अंदर भेज करके वो एज अ प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाते हैं और जो आपके लार्जर पार्टिकल बचते हैं वो वापस बैक हो करके उनका फर्दर रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसकी वर्किंग है। और इसमें जो हमें प्रोडक्ट का साइज़ मिलता है या जो पार्टिकल का साइज़ मिलता है वो 5 mm या उससे नीचे का मिलता है। ठीक है, अब इसके यूज़ की बात करेंगे तो ये जो फाइन पाउडर हैं, इस मेथड से हमें बहुत ही फाइन पाउडर मिल सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें मिल सकते हैं। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि थर्मोलेबाइल सब्सटेंस सब्स्टिट्यूटेबल है ये थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए, क्योंकि इसमें हीट का प्रोडक्शन नहीं होता है, हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। अगर हमें बहुत स्मॉल पार्टिकल चाहिए तो हम इस वाले मशीन का यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्ट में कोई कंटामिनेशन नहीं होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मशीन है और इसमें बहुत सॉफ्ट पार्टिकल्स को आप सॉफ्ट पार्टिकल का साइज रिडक्शन आप इसमें नहीं कर सकते हो। तो ये आपकी हो गई फ्लूइड एनर्जी मिल। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिसइंटीग्रेटर। डिसइंटीग्रेटर जो है वो आपका इम्पैक्ट के सिद्धांत पे काम करता है।
इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ स्टील ड्रम हैविंग शैफ्ट इन द सेंटर। ये एक स्टील ड्रम से बना हुआ मशीन है जिसके बीच में एक शैफ्ट लगा होता है। शैफ्ट के चारों तरफ आपके पर लगे होते हैं। शैफ्ट का क्या काम होता है? शैफ्ट एक जैसे पंखा होता है, पंखा सीलिंग फैन होता है, उसके बीच में जो लगा होता है जिससे आपके पर अटैच होते हैं, उसको हम शैफ्ट बोलते हैं। ठीक है, वैसे इसमें एक शैफ्ट लगा होता है। सेकेंड पॉइंट है शैफ्ट कंटेन अ डिस्क ऑन विच 4 बीटर्स आर फिक्स्ड। वही चीज़ है, पंखे वाला सेम कंडीशन है। शैफ्ट में एक डिस्क लगी होती है, उस डिस्क से आपके 4 पर या 3 से 4 बीटर्स या पर या जो भी आप कह सकते हो ब्लेड, वो फिक्स रहती हैं जिनसे आपके मटेरियल का साइज़ रिड्यूस होगा। शैफ्ट फिर क्या करता है? शैफ्ट अपनी स्पीड पे रोटेट करता है जिसकी स्पीड होती है 5 से 7000 RPM। और इसके लोअर पार्ट में, नीचे के पार्ट में एक डिटैचेबल स्क्रीन या सीव लगी होती है जिससे आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो छन्नी से छन करके नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और उनको हम एज अ प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसकी वर्किंग देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन काम बीटर का ही होता है। बीटर ही पार्टिकल्स को ग्राइंड करता है, या बीटर कह सकते हो हैमर, पर, ब्लेड, जो भी आप कहना चाहो, उनके थ्रू ही ग्राइंडिंग हमें अचीव होती है। बीटर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राइंडिंग के लिए। सबसे पहले आपने मटेरियल को अंदर इंट्रोड्यूस कराया, बीटर्स में इंट्रोड्यूस कराया हॉपर्स के थ्रू, और हॉपर एक तरह का इनलेट होता है जिससे आप अपने मटेरियल को अंदर डालोगे ड्रम में। ठीक है, आपने मशीन को ऑन किया, आपके बीटर्स मूव होना शुरू कर गए और मटेरियल आपका ब्रोकन होने लगा, ब्रेक डाउन होने लगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में टूटने लगा। ठीक है, हाई वेलोसिटी के कारण क्या होता है कि बीटर्स की एक्चुअली वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ स्पीड से चलते हैं, इसलिए एयर वेलोसिटी भी इसके अंदर चैम्बर के अंदर बढ़ जाती है। भाई जितनी तेज़ आपके पर चलेंगे उतनी तेज़ आपको हवा लगेगी, जितनी तेज़ आपका पंखा चलेगा उतनी तेज़ आपको हवा लगेगी। तो इसी तरह सेम कंडीशन इसमें भी होती है कि जितनी तेज़ आपके बीटर्स चलेंगे उतनी तेज़ अंदर भी एयर प्रोड्यूस होगी, एयर इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, एयर को हम लोग आउटलेट से बाहर निकाल देंगे और डस्ट बैग मतलब एयर को डस्ट बैग इसमें अटैच होता है, टाई अप होता है, उससे आप एयर को बाहर निकाल दोगे और फाइन पार्टिकल जो पाउडर के बच रहे हैं उनको आप कलेक्ट कर लोगे। ये डिसइंटीग्रेटर है। इसका यूज़ जनरली हार्ड ड्रग को या हर तरह की ड्रग के लिए, जनरली हार्ड ड्रग जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं उसके लिए इस मिल का यूज़ किया जाता है। तो एक बार डिसइंटीग्रेटर मैं आपको फिर से समझा दूँ। पहला पॉइंट, ये इम्पैक्ट के सिद्धांत पे काम करता है। दूसरा पॉइंट ये कि इसमें कंस्ट्रक्शन में देखोगे कि इसमें एक शैफ्ट लगा रहता है, शैफ्ट से आपके 3-4 बीटर जो हैं वो अटैच रहते हैं। आपका जो ड्रम है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। शैफ्ट अपनी स्पीड पे रोटेट करता है 5 से 7000 RPM की। इसके नीचे के साइड में एक सीव लगा होता है जिससे आपके फाइन पार्टिकल छन के नीचे आ जाते हैं। ऊपर एक हॉपर लगा होता है जिससे आप मटेरियल को अंदर इनलेट करते हो, इंट्रोड्यूस कराते हो। ठीक है, डस्ट बैग भी एक होता है जिससे आपकी एयर रिमूव हो जाती है, जो एयर अंदर क्रिएट होती है। वर्किंग की बात करें तो बीटर्स जो हैं वो ग्राइंडिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले आप मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराओगी, बीटर ऑन करोगी, बीटर स्टार्ट हो जाएंगे चलना। क्योंकि बीटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसलिए अंदर एयर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो जो अंदर एयर है उसको हम डस्ट बैग से बाहर निकालते रहेंगे और हमें पाउडर जो स्मॉल पार्टिकल्स में मिल रहा है उसको हम इसके स्क्रीन से पास आउट करा करके नीचे एज अ प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेंगे और पार्टिकल, और फिर उसको हम फाइनल कंटेनर में रख लेंगे। यूज़ इसका क्या है कि ये वाला इक्विपमेंट जो हमारा है ये बहुत ही हार्ड ड्रग के लिए यूज़ किया जाता है, हार्ड टाइप की ड्रग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका 2 इक्विपमेंट आज फिनिश हो गए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। मेनली हमने पढ़ा है साइज़ रिडक्शन क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइज़ रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं, और इसके अलावा 4 मिल के बारे में हमने पढ़ा, हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल और डिसइंटीग्रेटर। एक बार रिपीट कर देते हैं सबके प्रिंसिपल। हैमर मिल जो आपका है वो जनरली इम्पैक्ट के सिद्धांत पे काम करता है। बॉल और फ्लूइड एनर्जी मिल जो आपके हैं इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों के सिद्धांत पे काम करते हैं। और डिसइंटीग्रेटर जो आपका है वो आपका इम्पैक्ट के सिद्धांत पर काम करता है।
फ्लूइड एनर्जी मिल को एक बार मैं रिवाइज़ करवा दे रही हूँ, मैंने एक बार रिवाइज़ नहीं करवाया ऐसा इसको। फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल क्या है, ये मिल जो है वो इम्पैक्ट और एट्रिशन के सिद्धांत पे काम करती है, मेन प्रिंसिपल हो गया। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक लंबा पाइप लगा होता है जो 20 से 200 mm का होता है, ठीक है। इस पाइप के नीचे नोजल्स होते हैं, छिद्र होते हैं जिनसे आपको एयर पास करानी होती है। जनरली 2 से 6 छिद्र होते हैं पाइप के नीचे। इसके अलावा इसमें एक क्लासीफायर भी फिट होता है कलेक्शन पॉइंट पे, जिससे कि आपके जो एकदम स्मॉल साइज़ के पार्टिकल हैं वो छन के आगे बढ़ जाते हैं और जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं वो वापस बैक चले जाते हैं। इसमें हम लोग कंप्रेस्ड एयर को इंट्रोड्यूस कराते हैं जिससे इम्पैक्ट और एट्रिशन कॉज होता है, ठीक है। वर्किंग की बात करें तो इसमें हम हाई प्रेशर के साथ में नोजल्स के थ्रू एयर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जब कंप्रेस्ड एयर अंदर आ जाती है तो बहुत ही हाई स्पीड से वो सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देती है। जो हमारे उसमें पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, वो सॉलिड पार्टिकल जो पड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, ऊपर उड़ने लगते हैं और हवा में तैरने लगते हैं और साथ में उनमें एट्रिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में। तो जैसे जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट होते रहते हैं, एक क्लासीफायर लगा होता है, वो क्लासीफायर फाइन साइज़ के पार्टिकल को एज अ प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेता है और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स आपके बचते हैं वापस बैक चले जाते हैं फर्दर रिडक्शन के लिए, आगे के रिडक्शन के लिए, ठीक है, उनका अगेन रिडक्शन होता है। इसके अलावा इसमें जो फाइन पार्टिकल का साइज़ हमें मिलता है वो 5 mm या उससे भी नीचे का पार्टिकल साइज़ हमें मिलता है। यूजेस की बात करें तो इसमें यूज़ होता है कि इसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल आप फाइन पाउडर आप ऑब्टेन कर सकते हो, इस मेथड के थ्रू आप फाइन पाउडर ऑब्टेन कर सकते हो। ये इक्विपमेंट थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए सूटेबल होता है क्योंकि इसमें कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। बहुत ही स्मॉल साइज़ के पार्टिकल आप इसमें ऑब्टेन कर सकते हो और इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है प्रोडक्ट का। डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल है और बहुत सॉफ्ट और फाइब्रस मटेरियल के लिए ये सूटेबल नहीं है। सॉफ्ट मटेरियल का डैमेज इसमें हो सकता है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ साइज सेपरेशन, ठीक। तो आज की वीडियो आपकी इतने ही मिनट की बन रही है क्योंकि अगर मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी तो लंबी चली जाएगी वीडियो, फिर वो यूट्यूब पे अपलोड होने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आज आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो रहा है और अगली बार हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।